हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए आज औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। उद्योगों की दृष्टि से भी भारत एक संपन्न देश रहा हुआ है। प्राचीन काल से ही यहाँ के लघु और कुटीर उद्योगों के तहत बनने वाले उत्पाद, जिन्हें हम वस्तुएं और सेवाएं कह सकते हैं, ये उत्पाद की विदेशों में बहुत अधिक डिमांड रही थी। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत या जब से यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उसके बाद से ही हमारे देश की लघु और कुटीर उद्योगों को जो मुकाबला करना पड़ा बाजार में, वो मशीनों से बने हुए उत्पाद से करना पड़ा, जिसके अंतर्गत हमारे ये लघु और कुटीर उद्योग पिछड़े हुए रह गए। ब्रिटिश शासन का अधिकार होने के बाद हमारे देश में ऐसी ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया जिससे हमारे ये लघु और कुटीर उद्योग अपने ख़त्म से हो गए या पूर्ण रूप से ही फिनिश हो गए। अब जब ये लघु और कुटीर उद्योग फिनिश हो गए तो इसका ऑप्शन था नए उद्योगों का निर्माण किया जाए या बृहत उद्योगों का निर्माण किया जाए, लेकिन पॉलिसी तो गवर्नमेंट की ऐसी थी नहीं उस समय। वो तो अपने देश के लिए कच्चे माल का उत्पादक देश भारत को बनाना चाहते थे और तैयार माल का बाजार बनाना चाहते थे। तो वो तो ऐसा किसी कंपटीशन को उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया उद्योगों के क्षेत्र में जिससे भारत के सारे लघु और कुटीर उद्योग फिनिश हो गए और नए उद्योग स्थापित नहीं हो सके। इसी में आगे बढ़ते हुए हम बुक से पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्षेत्रक। आपका औद्योगिक क्षेत्रक कब का? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान का। कृषि की ही भांति ही औपनिवेशिक व्यवस्था में के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकास भी नहीं बन पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाला कोई आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। औद्योगिकरण मतलब एक तरफ तो हमारे लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ नई आधुनिक औद्योगिक घरानों का जन्म नहीं हो रहा था। इसे औद्योगिकरण की नीति कहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी शासनकाल उत्तरदायी था। जानबूझकर ये सारे कार्य किए जा रहे थे। विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य रहा, एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादों से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात के द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति भी बहुत ही धीमी गति की रही थी। प्रारंभ में तो ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक ही सीमित रहा। सूती कपड़े की जो मिलें थी प्राय भारतीय उद्यमियों के द्वारा ही लगाई गई थी और देश के पश्चिमी क्षेत्र जो आज महाराष्ट्र और गुजरात हैं में ही अवस्थित थी। अवस्थित से मतलब स्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, TISCO टिस्को के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1907 में की गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग को उद्योग के
जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। कुछ क्षेत्रों में इस तरह के पूंजीगत उद्योगों की स्थापना भी हुई थी, लेकिन वास्तव में जितनी मात्रा में भारत की डिमांड थी उसके अनुरूप उनकी स्थापना नहीं हो पाई थी। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की सकल वृद्धि दर भी कम थी और सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान भी बहुत ही कम रहा था। इस नए उत्पादक क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह भी थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र में बहुत कम, कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही ये उत्पादन प्रारंभ रहा था। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। और इन उद्योगों की जो स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे रेलवे है, संचार है, या जहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुँच सके और बंदरगाहों पर उतरने वाला तैयार माल आसानी से बाज़ारों तक पहुँचाया जा सके। बस इतना ही भारत में परिवहन, संचार और जो उद्योग सरकार के द्वारा लगाए गए थे उनका डेवलपमेंट किया गया था। अब हमारे द्वारा नेक्स्ट टॉपिक विदेशी व्यापार का पढ़ा जाएगा। विदेशी व्यापार मतलब भारत का विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ है। कल हमारे द्वारा इसी टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।